चलिए बेटा, आज हम लोग यूपी बोर्ड में 12th क्लास की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह तथा सारणी। आव्यूह तथा सारणी। ठीक है, इंग्लिश में आव्यूह को मैट्रिक्स एंड सारणी क्या है, डिटरमिनेंट। बस आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की नेम की भी जरूरत है क्योंकि हायर क्लास में आप लोग जाएंगे तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बुक में आपका आव्यूह अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और सारणी का आपका अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। लेकिन आप लोग इसे कंबाइन पढ़िए। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए आव्यूह क्या चीज है। आव्यूह, ठीक है, या मैट्रिक्स। ठीक, तो आव्यूह और मैट्रिक्स समझिए जरा। तो अगर भिन्न भिन्न संख्याओं, ठीक है, अथवा अक्षरों के वर्गाकार या आयताकार क्रम लिए जाए, जैसे ये अक्षर लिए ए बी सी डी, ये किस रूप में लिखे, वर्ग के रूप में लिखे। आयताकार क्रम भी ले सकते, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये वर्गाकार या आयताकार क्रम लिए जाएं और इनको एक बड़ा वाला क्वेश्चन कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए। ठीक है, अक्षरों के या संख्याओं के वर्गाकार या आयताक्रम। अभी तक हमने सब अक्षर लिखे हैं, संख्याएं भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार क्रम को अगर ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए तो ये जो संख्याओं का क्रम है, ये क्रम आपका क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। ये क्रम बेटा आपका क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, तो देखो यहाँ पे जो संख्याओं का क्रम बनाया, इसमें ये कुछ क्षैतिज रेखाएं हैं, कुछ ये यहाँ पर ये, तो ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं, इन क्षैतिज रेखाओं को हम लोग पंक्ति क्या कहते हैं, पंक्ति, इंग्लिश में रो, मोस्टली रो ही पढ़े वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी खड़ी पृथ्वी के लंबवत, और क्षैतिज का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समांतर। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं संख्याओं की, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम लोग स्तंभ। ठीक है, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम। इंग्लिश मीनिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इनकी नेमिंग इंग्लिश मीनिंग पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखें, तो ये रो है। ठीक है, तो ये पहली क्षैतिज रेखा है, ये दूसरी। तो पंक्ति को इंग्लिश में रो, रो का पहला वर्ड क्या है, आर। आर और है कौन सी, पहली, तो आर वन। ये आर है कौन सी, दूसरी, आर टू। इसी तरह ये क्या है, ऊर्ध्वाधर यानी स्तंभ, क्या, कॉलम, कौन सा, पहला, सी वन। ठीक है, और ये बेटा कौन सा, दूसरा, इसे क्या कहेंगे, सी टू। इसी तरह बेटा ये आर वन, ये आर टू, ये पहला कॉलम, ये सी वन, ये दूसरा कॉलम, ये सी टू, ये तीसरा कॉलम, ये सी थ्री। क्लियर है, ये आर वन, ये आर टू, ये सी वन, ये सी टू, ये सी थ्री। क्लियर। तो ये बेटा इस तरीके से वर्गाकार या आयताकार क्रम को अगर हम लोग एक बड़े कोष्ठक के अंदर व्यवस्थित करके लिखें तो ये जो इनका जो क्रम है, ये आपका क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। स्पष्ट है। ठीक है, अब तो परिभाषा जरूर लिख लो। संख्याओं अथवा अक्षरों के वर्गाकार अथवा आयताकार क्रम को यदि बड़े वाले कोष्ठक के अंदर लिखा जाए तो यह क्रम आव्यूह
कहलाता है। तो यह क्रम बेटा क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। ठीक है। और संख्याओं का क्षैतिज, ठीक है, या जो संख्याओं की जो क्षैतिज रेखा है, कॉमा, पंक्तियां, ब्रैकेट में रो, तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, स्तंभ, ब्रैकेट में कॉलम। ठीक है, जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो आपकी पंक्तियां, तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ या कॉलम कहलाते। ठीक है, ये स्तंभ या कॉलम कहलाते। क्लियर है? अब जरा इसके बाद और देखें। अब ये जो संख्याएं हैं जिनसे ये ऊर्ध्वाधर और ये जो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज जो रेखाएं बन रही थी, ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये आव्यूह के क्या कहलाते? तत्व। तथा जिन संख्याओं अथवा अक्षरों का यह क्रम लिया जाता है, यह क्रम लिया जाता है, ठीक है, वे आव्यूह के तत्व कहलाते। वे बेटा क्या कहलाते? आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। ठीक है। अब अगली हेडिंग, आव्यूह ठीक है का क्रम। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? आव्यूह का क्रम। ठीक है, और कुछ लोग इसे क्रम की कोटि भी कहते हैं। आव्यूह का क्रम या कोटि। ठीक है, क्रम या कोटि को इंग्लिश में आप लोग क्या कह सकते हैं? ऑर्डर। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? ऑर्डर। ठीक है, तो क्रम क्या होता है? तो लिखिए, किसी आव्यूह का क्रम किसी आव्यूह का क्रम m क्रॉस n से प्रदर्शित होता है। किसी आव्यूह का क्रम कैसे प्रदर्शित होता है? m क्रॉस n से प्रदर्शित होता है, जहां कैपिटल M बराबर उस आव्यूह में ठीक है कुल रो की संख्या, रो या पंक्तियों की संख्या, ठीक है, और n बराबर उस आव्यूह में कुल कॉलम की संख्या। उस आव्यूह में कुल रो की संख्या, n बराबर क्या है? उस आव्यूह में कुल कॉलम की संख्या। क्या मतलब है बेटा? जरा एग्जाम्पल देखें आप लोग इस पर। फॉर एग्जाम्पल, पहला ये आव्यूह बनाया 1 2 3 4। तो बेटा पहली रो, दूसरी रो, रो कितनी है? 2, कॉलम भी कितने? 2। तो क्रम पहले रो की संख्या क्रॉस कॉलम की संख्या। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें आप लोग, 1 2 3 2 3 4। तो यहाँ देखें बेटा, रो कितनी है? 2, कॉलम 1 2 3। तो पहले रो, बाद में कॉलम। तो रो बेटा 2, कॉलम बेटा 3, कुल कितनी? 2 क्रॉस 3। ठीक है, तीसरा देखें, एक और एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 4, ए बी कुछ भी हो सकता है।
रो एक दो तीन, क्षैतिज रेखाएं क्या है, रो है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या है, स्तंभ है। तो रो तीन, पहले रो बाद में कॉलम। क्लियर है, ये कोई रो की। इस तरीके से आप व्यू का क्रम या कोटि क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग, आप व्यू का उसके तत्वों का निरूपण। ठीक है, आप भी और उसके तत्व को किस तरीके से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो लिखो, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, किसी से भी कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं। ठीक है, तथा ठीक है, आव्यूह के तत्वों को, आव्यूह ठीक के तत्वों को स्मॉल ए और सफिक्स में आई जे, ए आई जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से और आव्यूह के तत्वों को ए आई जे से। अब आई क्या है, जे क्या है, जहां स्मॉल आई उस तत्व के रो की संख्या, ठीक है, यानी वो तत्व किस रो में उपस्थित है, जे उस तत्व के कॉलम की संख्या, यानी वो किस स्तंभ में उपस्थित है। ठीक है, तो कुछ शब्द आप लोग इंग्लिश में याद करना सीखें। एक पहला शब्द मैट्रिक्स, दूसरा रो, तीसरा कॉलम। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हायर क्लास में भी ये पढ़ना है और नॉर्मली भी जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो रो और कॉलम ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कहीं पंक्ति और स्तंभ नहीं लिखते, रो और कॉलम ही लिखते हैं। तो आप लोग इसको रो कॉलम के साथ साथ पंक्ति स्तंभ तो आप लोग हिंदी में, और रो और कॉलम भी ध्यान रखें। अच्छा, ये तत्व के रो की संख्या और कॉलम की संख्या, इसका क्या मतलब है, इसे भी आप लोग उदाहरण जरा समझें। ठीक है, तो उदाहरण बाद में एक चीज और देखें। तो यानी किसी आव्यूह को अगर व्यापक रूप से निरूपित करना है, ठीक है, तो अतः व्यापक रूप से कोई आव्यूह कैपिटल ए बराबर ए आई जे, यानी आव्यूह जो है वो बेटा कैपिटल ए है। तो आव्यूह का हुआ बड़ा वाला क्वेश्चन के अंदर तत्व, तत्व क्या लिखे, ए आई जे, और यहाँ क्रम एम क्रॉस एन से निरूपित होता है। ठीक है, जहां आई क्या है, उस एलिमेंट जो भी आप लोगों ने अवयव लिया उस अवयव के रो की संख्या, जे क्या उस अवयव के कॉलम की संख्या, और एम क्या है, सभी रो की संख्या। यानी आई का मान एक से स्टार्ट होके एम तक जाएगा, जे का मान एक से स्टार्ट होके एन तक जाएगा। यानी पहली चीज रो को बता रही है, तो रो की संख्या टोटल रो कितनी है बेटा, एम है। तो आई का मान क्या होगा, एक से प्रारंभ करके कहां तक जाएगा, एम तक जाएगा। जे का मान एक से प्रारंभ करके कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। क्या मतलब है, मतलब जरा समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आप व्यू ए दिया, ए आई जे, ठीक है, 2x2। तो इसका मतलब अगर इसे डिटेल से लिखें तो आई का मान एक से प्रारंभ लेके दो तक, और जे का भी मान दो तक। ठीक है, तो पहले पहली रो, रो पहली और कॉलम भी पहला। रो तो यहाँ पहली ही रही और कॉलम बेटा दूसरा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो
दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट। तो ये क्या है, पहली रो, देखो ये क्या है बेटा R1, ये क्या है R2, ये क्या है C1, ये क्या है C2। तो ये एलिमेंट जो है पहली रो और पहला कॉलम, तो पहले रो की संख्या फिर कॉलम की संख्या। ये एलिमेंट जो है पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहले रो की संख्या फिर कॉलम की संख्या। ये जो एलिमेंट ये आपका तत्व है, इसमें दूसरी रो और पहला कॉलम। ठीक है, तो पहले रो लिखी जाती बाद में कॉलम, और यहाँ पर दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो A22। क्लियर है। दूसरा कैपिटल ए बराबर AIJ 2 × 3, मतलब आई का मान 2 तक जाएगा। तो रो इस तरीके से होती है, पहली रो ऊपर दूसरी रो नीचे, तो रो की संख्या ऊपर से नीचे आने में बदलेगी। और जे कॉलम, कॉलम कितने 3, कॉलम क्या होते हैं आगे बढ़ने पर चेंज होते हैं। ठीक है, तो पहली रो पहला कॉलम फर्स्ट, तो आगे बढ़ने पर कॉलम चेंज होगा, पहली रो तो वही रही, दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। क्लियर है। तो कॉलम की 3 ही तक गया, तो यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, और नीचे आने पे क्या बढ़ती है, रो की संख्या। तो अब सेकंड, तो दूसरी रो और पहले ही कॉलम, दूसरी रो आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा कॉलम, दूसरी रो आगे बढ़ाएंगे तो तीसरा कॉलम। ये बेटा क्या हुआ, दो एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखें। थ्री, कैपिटल ए बराबर AIJ 3 × 2। अब यहाँ रो 3 है कॉलम 2 है, तो आई का मान 1 से लेके 3 तक जाएगा। तो ठीक है, तो रो तो नीचे आने पे चेंज होती है, जे का मान 1 और कॉलम आगे जाने पे चेंज होता है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट, पहली रो पहला कॉलम, अब कॉलम तो 2 तक जाएंगे, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम। क्लियर। तो कॉलम 2 ही है, यहाँ पे खत्म हो गया, और रो 3 तक है, तीसरी रो पहला कॉलम तीसरी रो। तो इस तरीके से बेटा आप भी उसको निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित आप लोग कर सकते हैं डिटेल से। क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालें। आप व्यूहों के प्रकार। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, आप व्यूहों के प्रकार। ठीक है, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पंक्ति आव्यूह। ठीक, इंग्लिश में से क्या पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स। तो बेटा बिल्कुल इसके नाम में परिभाषा लिखी हुई है, नाम क्या है आपका, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, तो उसमें क्या परिभाषा है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति का मतलब केवल एक पंक्ति है। तो लिखें एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति ब्रैकेट में रो हो, वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक आव्यूह बना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी इसी तरह हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, विशेष बात, आप व्यू के एलिमेंट के बीच में कॉमा नहीं लगाते, इस बात का ध्यान दें, कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा दूर पर स्पेस लेकर डिस्टेंस पर लिखते हैं, लेकिन उनके बीच में कॉमा नहीं लगाते। ठीक है, तो पहले आपकी क्या हुई, पंक्ति आप भी। अब आप लोग बेटा दूसरी हेडिंग डालें, स्तंभ आप भी। ठीक है, स्तंभ को कॉलम और मैट्रिक्स।
ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा है? ठीक है, ए ऐसा आप भी जिसमें केवल एक स्तंभ, स्तंभ का मतलब कॉलम, इसमें केवल एक कॉलम हो, कॉमा स्तंभ आप भी कहलाता है। इसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आप व्यू कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 1 2 3, देखो बेटा केवल एक कॉलम है, ए बी केवल एक कॉलम है, एक्सेट्रा, ये सब बेटा आपके क्या है? स्तंभ आप व्यू। ठीक है, अब तीसरी हेडिंग डालें, क्षैतिज आप व्यू। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं क्षैतिज क्या होता है? पृथ्वी के समांतर। ठीक है, तो अगर कोई क्षैतिज आप व्यू अगर आप लोग बनाए ए बी सी, जो लेटा लेटा आपको लगे, डी ई एफ, तो ये आपको लेटा लेटा लग रहा है, ये पृथ्वी के समांतर, ये क्षैतिज है। तो क्षैतिज आप व्यू क्या है? जिसमें पंक्तियों यानी रो की संख्या, कॉलम से क्या हो, देखो यहाँ पर रो है 2, कॉलम है 3। क्यों? क्योंकि अगर रो ज्यादा हो गई तो आपको लेटा लेटा नहीं बल्कि ये कैसा लगेगा? खड़ा खड़ा लगेगा, पृथ्वी पर लंबवत लगेगा। तो क्षैतिज का मतलब पृथ्वी के समांतर, यानी यहाँ रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या से क्या होती है? कम होती है। क्लियर है? तो ये वाला हटा दें। तो यहाँ पे क्या परिभाषा है? एक ऐसा आदमी, ऐसा आदमी जिसमें रो की संख्या। अच्छा, एक और विशेष बात, ये परिभाषाएं कहीं नहीं पूछी जाती, लेकिन आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज तभी अच्छे समझ में आती है जब ये नॉलेज आपके पास कंप्लीट हो। ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या, कॉमा कॉलम की संख्या से कम हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर का मतलब पृथ्वी के लंबवत। ठीक है, और पृथ्वी के लंबवत होने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बनाया था कि रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, कॉलम की संख्या कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखें एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, कॉमा स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, क्या कहलाता है बेटा? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसका भी आप लोग उदाहरण लिखें। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा इसमें रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 2। रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है? अधिक। और ये देखने में भी आपका कैसा लग रहा है? खड़ा खड़ा व्यू लग रहा है। ये बेटा आपका क्या है? स्तंभ आपके। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे 5वां, वर्ग आप।
ठीक है, अगली क्या हेडिंग डालेंगे, वर्ग अवयव। ठीक है, तो क्या होता है सुनिए, एक ऐसा अवयव जिसमें, अब वर्गाकार ही है, ठीक है, तो जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, यानी जितनी रो की संख्या उतनी ही कॉलम की संख्या, जिसमें रो व कॉलम की संख्याएं आपस में समान हो। एक ऐसा अवयव जिसमें रो व कॉलम की संख्याएं आपस में समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसमें रो व कॉलम की संख्याएं आपस में समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, क्लियर है, देखो दो रो दो कॉलम वर्ग के रूप में, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है, तीन रो तीन कॉलम, बिल्कुल वर्गाकार आकार लग रहा है। ये बेटा आपका कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव। ठीक है, अब अभी अवयव प्रकार और चलेंगे। ठीक है, अब इससे पहले एक और सब्स्टिट्यूटरी हेडिंग है, मुख्य विकर्ण, ठीक है, अथवा वर्गाकार अवयव का विकर्ण, मुख्य विकर्ण अथवा वर्गाकार अवयव का विकर्ण। ठीक है, तो जैसे ये बेटा आपका एक वर्गाकार अवयव है ए बी सी डी, तो विकर्ण जो होता है वो केवल वर्गाकार अवयव में, इस साइड से। वैसे आप लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण जो होते हैं वो ये भी विकर्ण होता है, ये भी विकर्ण होता है, लेकिन अवयव में जो विकर्ण लिया जाता है, ठीक है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, क्लियर है, बाएं से दाएं की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। ये बेटा आपका क्या है, मुख्य विकर्ण है। ठीक है, या फिर विकर्ण या मुख्य विकर्ण एक ही बात है, ए बी सी डी ई एफ जे के एल, ये आपका, तो विकर्ण जो है वो केवल काय में उपस्थित होगा, वर्गाकार अवयव में होगा, और ये अवयव जो है ये आपके विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये वाला आपका विकर्ण नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, छठवां विकर्ण आ, छठवां आप लोगों का आएगा विकर्ण अवयव। क्लियर है, अब विकर्ण अवयव क्या है सुने, एक ऐसा वर्गाकार, सबसे पहली बात विकर्ण अवयव के लिए वर्ग होना जरूरी है, एक ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण अवयवों को छोड़कर, जिसमें विकर्ण अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव शून्य। ठीक है, एक ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, कॉमा विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, इसमें भी आप लोग एग्जाम्पल देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल
ए बी, ये आपके विकर्ण अवयव हो गए। छोड़कर अवयव क्या है? शून्य, 1 0 0 0 2 0 0 0, ये ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। देखें बेटा, विकर्ण अवयव को छोड़कर शेष सारे अवयव क्या है? शून्य है। ये अवयव बेटा क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा। क्लियर है? 7वीं हेडिंग, आदेश अवयव। आदेश अवयव, ठीक। क्या होती है बेटा आदेश अवयव? सुने, एक ऐसा, ये भी वर्गाकार होना जरूरी है, वर्गाकार अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव, जिसके सभी विकर्ण अवयव आपस में समान तथा अशून्य हो। एक तो आपस में समान होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? अशून्य होने चाहिए, मतलब शून्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, तथा विकर्णों को छोड़कर जो बच गए वो सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, कॉमा अदिश अवयव कहलाता, अदिश अवयव कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप लोग, बस विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में केवल इतना अंतर है कि उसमें भी केवल विकर्ण अवयव थे, इसमें भी केवल विकर्ण अवयव थे। सिर्फ विकर्ण अवयव आपस में समान और हो जाएंगे। विकर्ण अवयव आपस में क्या हो जाएंगे? समान और हो जाएंगे। ए 0 0 0 ए 0 0 0, ठीक है। ये बेटा आपका क्या हो गया? अदिश अवयव, जिसके सभी विकर्ण अवयव आपस में समान है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है बेटा? जीरो है। ये आपका क्या हुआ? अदिश अवयव, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, हाँ, इकाई आ, अगली हेडिंग लीजिए बेटा, इकाई आव्यूह। इसका भी इंग्लिश में नाम, इंग्लिश के नाम इन सबके आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं लिखे, इसकी आपको बहुत यूज होगा। इकाई को इंग्लिश में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। वो आव्यूह तो आप लोगों को वैसे ही बता चुके, क्या? मैट्रिक्स। तो इसको बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है बेटा इकाई आव्यूह? जरा समझे, ठीक है। तो देखिए, ए ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव इकाई मतलब वन, इकाई का मतलब वन के समान हो, तथा शेष सभी अवयव शून्य, शेष सभी अवयव शून्य, कॉमा इकाई आव्यूह कहलाता है, ठीक है। इसे, अब बेटा अभी तक जितने भी आव्यूह थे उनका कोई सिंबल नहीं था, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहला वर्ड क्या है बेटा? आई, पहला शब्द क्या है? आई। तो इसे कैपिटल आई से
प्रदर्शित करते, काय से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला भाई वर्ग आप भी हो, एक वर्ग जिसमें विकर्ण अवयव इकाई के बराबर शेष अवयव शून्य, तो ये बेटा इकाई आप भी हुए, आई से प्रदर्शित करेंगे। और जरा ध्यान दें, ये कितने हैं, 2/2 है, तो आई अगर लिख गया तो वो वर्ग है ही, तो उसके सफिक्स में दो, वैसे 2x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस 2x2 को लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आई अगर लगाए तो वर्ग है, मतलब जितनी रो होगी उतना ही कॉलम होगा, तो केवल एक ही उसको कंप्लीट होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक ही सिंबल पर्याप्त है। 100 010 001। अब बेटा यहाँ ध्यान दें, ये कितनी, 3 रो 3 कॉलम है, I3, अगर 3x3 भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इतना ही पर्याप्त हो जाता है क्योंकि इकाई आप भी होने के लिए आवश्यक है कि वो वर्ग आप भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इकाई आप भी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, फिर हो जाता है। हाँ, अगली हेडिंग क्या डालेंगे बेटा आप लोग, त्रिभुजाकार आप। ठीक है, अब त्रिभुजाकार आव्यूह में ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार हैं इसके, जरा समझे। तो सबसे पहले ए पॉइंट, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। और बेटा इसमें भी नाम में ही परिभाषा लिखी हुई है, त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज के आकार का होना चाहिए, ऊपरी का मतलब ऊपर की तरफ त्रिभुज के आकार का। क्या मतलब है, जरा पहले परिभाषा लिखे तब मीनिंग समझाते हैं। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, और यहाँ इसमें भी आवश्यक है कि आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, कॉमा ऊपरी त्रिभुजाकार, ठीक है, आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल ABC 0PQ 0 0M। देखो बेटा, इसमें ये मुख्य विकर्ण है और इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या है, शून्य। और बेटा यहाँ पर जो इसके अवयव हैं, तो अवयवों को अगर देखें तो अवयवों में ऊपर की तरफ क्या बन रही है, त्रिभुज की आकृति बन रही है। ये सिर्फ समझने के लिए, बनाना नहीं है, डॉट 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 करके जो बनाया, ऊपर की तरफ एक त्रिभुज की आकृति बन रही, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वो कैसा आव्यूह होगा, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, दूसरा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो बेटा जैसे उसमें ऊपर की तरफ त्रिभुज बनना था, इसमें नीचे की तरफ त्रिभुज बनेगा, तो नीचे त्रिभुज बनना यानी नीचे के तो विकर्ण होंगे, लेकिन ऊपर के विकर्ण के नीचे के तो अवयव होंगे, लेकिन विकर्ण के ऊपर के अवयव नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, ठीक है, के
ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, कॉमा निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यहां पर फॉर एग्जाम्पल देखें, A00, PQ0, LN। यहां ध्यान दें, ये देखो, ये इसका विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0, और यहाँ पर अवयवों से नीचे की तरफ क्या बनना है? त्रिभुज बनना है। तो ये बेटा क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, नोट करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। ठीक है। अब बेटा दो प्रकार के और आव्यूह हैं। ठीक है, लेकिन उन आव्यूहों की परिभाषा को जानने के लिए पहले आपको सारणिक जानना आवश्यक है। ठीक है, क्या जानना आवश्यक है? सारणिक। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे सारणिक। ठीक है, इंग्लिश में इसका भी नेम बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेंट। भले ही आपकी बुक में ये अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर एक साथ ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चनों में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो और आप व्यूहों के भी सभी प्रकार भी कंप्लीट नहीं होते, तो आप लोग बीच में सारणिक क्या चीज होती है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो लिखें, यदि, अब एक और विशेष बात, आगे परिभाषा तो लिखाएंगे ही, आप व्यू में लिखाया था संख्याओं का वर्गाकार क्रम भी हो सकता है, आयताकार क्रम भी हो, लेकिन सारणिक में केवल संख्याओं का कैसा क्रम होगा? वर्गाकार या आयताकार क्रम नहीं होता। यदि संख्याओं के वर्गाकार क्रम को, यदि संख्याओं के वर्गाकार क्रम को दो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब पृथ्वी के लंबवत, ऐसे। ठीक है, दो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं के मध्य लिखा जाए तो, ठीक है, यदि संख्याओं के वर्गाकार क्रम को दो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं के मध्य लिखा जाए तो संख्याओं का यह क्रम सारणिक, ठीक है, तो संख्याओं का यह क्रम सारणिक कहलाता। तो संख्याओं का यह क्रम बेटा क्या कहलाएगा? सारणिक कहलाएगा। ठीक है, क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें, 1 2 3 4 ABC PQR LN। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद किसी, अब आव्यूह और सारणिक के बीच में क्या संबंध है? ठीक है, तो अगली चीज, पहले तो ये कि सारणिक किस तरीके प्रदर्शित होगा। अब किसी आव्यूह और सारणिक के बीच में क्या संबंध? तो किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक, हेडिंग डालेंगे किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक। ठीक है, तो किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक को क्या करेंगे? तो लिखो, तो आप लोग बताया था आव्यूह को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है तो
इस वर्गाव्यू के सारणिक को, तो इस वर्गाव्यू के सारणिक को देखो, तो ये जो आव्यूह था, ठीक है, उसको दो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है, और पढ़ेंगे क्या इसे, सारणिक, क्या पढ़ेंगे बेटा इसे, सारणिक से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इससे क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तथा कैपिटल ए के मान में, ये जो आप लोग कैपिटल ब्रैकेट था, बड़ा वाला कोष्ठक के स्थान पर ये जो दो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा, ठीक है, लगा देते हैं, ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट के स्थान पर ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं लगा देते हैं। ये इसका प्रदर्शित करने का तरीका है। क्या मतलब है, सुने, फॉर एग्जाम्पल, पहला, यदि ए बराबर 1 2 3 4, तो साढ़े के को प्रदर्शित करने के लिए ये कैपिटल ब्रैकेट की जगह क्या कर देंगे, समांतर रेखाएं लगा देंगे। दूसरा, यदि कैपिटल ए बराबर ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ठीक, ये आपका क्या है, आव्यूह है, तो साढ़े के में क्या करेंगे, ये जो बड़ा कोष्ठक है उसके स्थान पर उसे हटा देंगे, समांतर रेखाएं दो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी हुई समांतर रेखाएं कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सारणिक बन जाएगा। क्लियर है, ये सारणिक को व्यक्त या प्रदर्शित करने की विधि है, ठीक है। अब आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या है, आव्यूह संख्याओं का सिर्फ क्रम होता है, आव्यूह संख्याओं का क्रम होता है, जबकि सारणिक संख्याओं के क्रम को ये दो समांतर रेखाओं में परिवर्तित किया तो एक ये मान निकलता है, ठीक है। क्या मान निकलता है, तो अब यहां ध्यान दें, सारणिक का, अगली हेडिंग, तब सारणिक की मुख्य परिभाषा आएगी, सारणिक का मान, ठीक है, हेडिंग डालेंगे सारणिक का मान। इसमें पहले क्रम एक के सारणिक, क्योंकि वर्गाकार तो होता ही है, तो 1 क्रॉस 1 की जरूरत नहीं है, वो 1 ही रिप्रेजेंट करेगा, क्रम एक के सारणिक अथवा क्रम एक के वर्गाव्यूह के सारणिक का मान, सारणिक का मान, ठीक है, उस सारणिक के अंदर लिखी गई, ठीक है, संख्या के समान होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां बहुत सावधानी लेने वाली बात है, कैपिटल ए बराबर ये लिखा है, ये आव्यूह क्रम ए का, ठीक है, तो यहाँ पर अगर साढ़े के निकालें तो हमने क्या बोला, इस बड़े कोष्ठक की जगह, तो बेटा ये जो लगता है, कई लोग इसे सारणिक ना पढ़ के मापांक आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे मॉडुलस वन पढ़ लेते हैं, मापांक है, तो बेटा ये मापांक या मॉडुलस नहीं है, ये सारणिक है। अगर आव्यूह या सारणिक वाले प्रश्न हैं और उसमें ये पैरेलल लाइन लगी हुई है, तो इसे मापांक नहीं पढ़ते, बल्कि इसे क्या पढ़ते हैं, सारणिक। इसका मान क्या होता है, 1। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर -2 लिखा हुआ हो
तो जब सारणिक ए लिखेंगे तो इसके अंदर -2 आएगा। तो अगर आपने इसे मापांक समझ लिया तो आप लोग बेटा इसे 2 लिखते, लेकिन ये मापांक नहीं, ये सारणिक, इसका मान क्या रहेगा, -2। तो थोड़ा सावधान रहें अवयव सारणिक वाले प्रश्नों में। ये जो पैरेलल लाइन जो ऊपर से जो दो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं हैं, ये मापांक को प्रदर्शित नहीं करती, ये बेटा काय को प्रदर्शित करती हैं, सारणिक को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो इस बारे पर विशेष सावधानी लेने की जरूरत है कि इसे मापांक ना समझा जाए। क्लियर है? ये आपका क्या हुआ, क्रम 1 का सारणिक। ठीक है, इसके बाद दूसरा, क्रम 2 के सारणिक, ठीक है, अथवा क्रम 2 के वर्गाव्यूह के सारणिक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या बेटा सूत्र है, जरा समझे। ठीक है, ये मानो क्रम 2 का हमने सारणिक लिया, ए बी सी डी। तो बेटा जाना तो बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ए गुणे डी, कैंची गुणा जैसे हम लोग करते, ए गुणे डी। और फिर जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी गुणा करेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस सी गुणे डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम 2 के सारणिक का मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें 1 2 3 4, इसका मान निकालना है, 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2, 4 माइनस 6 बराबर -2। दूसरा निकाला 2 3 4 5, 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 3, 10 माइनस 12 बराबर -2। इस तरीके से क्रम 2 के सारणिक का मान क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो एक तरीके से आव्यूह का कोई मान नहीं होता। ठीक है, आव्यूह में बेटा हम लोग क्या करते हैं कि वो एक संख्याओं का सिर्फ क्रम है, और सारणिक क्या है, तो आप लोगों ने देखा सारणिक का एक मान भी संभव है। तो एक तरीके से सारणिक जो है, ठीक है, तो कुछ दी गई किसी दिए गए आव्यूह के अवयवों से संबंधित एक संख्या है। क्या है, किसी दिए गए आव्यूह के अवयवों से संबंधित एक संख्या। ठीक है, तो ये बेटा क्रम 2 के सारणिक का मान हुआ। ठीक है, इसके बाद और आप लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो एक आप लोग नोट लगा के लिख लें। ठीक है, नोट में आप लोग क्या लिखेंगे, जरा इस बात पर विशेष ध्यान दें। अभी क्रम 3 के सारणिक का मान भी बेटा हम लोग आपको सिखाएंगे, आज समय की कमी है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, बस एक नोट लिख लें। अतः सारणिक किसी वर्ग आव्यूह, क्यों आव्यूह की जगह वर्ग आव्यूह क्यों किया, क्योंकि सारणिक केवल वर्ग आव्यूह में निकलता है। अतः सारणिक किसी वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या। ठीक है, तो सारणिक में बेटा हम लोग हल भी करते हैं, जबकि आव्यूह तो एक सिर्फ क्रम है, वो कोई संख्या नहीं, वो एक संख्याओं का समूह है। और सारणिक संख्याओं के समूह जो था उसको हल करके एक सिंगल संख्या में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम आप लोग तो वो क्रम 3 के सारणिक का मान निकालना सिखाएंगे, और फिर बाकी जो आव्यूहों के प्रकार है और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज आप लोग इसका अच्छे से प्रिपेयर कर लें, सारी परिभाषाओं को एक बार रिवाइज कर लें और नोट्स बना लें। बाकी जो भी डाउट हो तो आप लोग उस पर कमेंट में डाल सकते हैं, तो आप लोगों को वो सारे डाउट
क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है।